ये मूवी चोल डायनेस्टी के स्वर्णिम काल के अंत की कहानी है कि किस तरीके से सम्राट सुंदर चोल के 3 संतानें थी, 2 पुत्र और 1 पुत्री। बड़े पुत्र आदित्य करिकाल ने किस तरीके से पांडवों के ऊपर विजय हासिल किया। तो अगर आप पांडे और चोल की हिस्ट्री को नहीं जानते तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैंने इस मूवी को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। मूवी कॉल्ड PS1 यानी पेनियन सेल्वा पार्ट 1। मूवी की रेटिंग की बात करूं तो इस मूवी को IMDb ने अपनी तरफ से 8.9 आउट ऑफ 10 दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ गूगल यूज़र के 97% लोगों ने इस मूवी को लाइक किया है। फिलहाल ये रेटिंग्स ऊपर नीचे होती रहेंगी क्योंकि ये मूवी अभी नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। उससे पहले आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करें। सो लेट्स रोल द इंट्रो। की स्टार्टिंग चोल डायनेस्टी और राष्ट्रकूट के बीच हो रहे युद्ध से होती है। चोल डायनेस्टी की तरफ से आदित्य करिकलम और राष्ट्रकूट की तरफ से काटिका होता है। आदित्य करिकलम की सेना यहाँ पे फायरबॉल का यूज करके उसके राज्य को ध्वस्त कर देती है। यहाँ राष्ट्रकूट के राजा काटिका हार जाते हैं और आदित्य राजा की पगड़ी को हटाकर उसे जिंदा ही छोड़ देता है। यहाँ काटिका उससे मृत्यु दंड देने की भीख मांगता है। वो कहता है कि ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं, लेकिन आदित्य उसे छोड़ देता वहीं पर। और जीत की खुशी में चोल डायनेस्टी के सारे सैनिक शराब के नशे में धुत हो जाते हैं। यहाँ एक सैनिक होता है जिसका नाम वंथियातेवन है और वो वानर वंश का है। आदित्य करिकलम वंथियातेवन को बुलाता है और उसे एक काम देता है कि उसे काडंबर राज्य जाना है, क्योंकि उसे सूचना मिली है कि वहाँ पे कोई षड्यंत्र चल रहा है। और अगर ये बात सत्य हुई तो उसे तंजोर जाकर महाराज सुंदर चोल को ये सारी बातें बताना है। और वो अपनी तलवार उसे देते हुए कहता है कि उसकी बहन कुंदवई पंजियारी में है, उसे भी ये सारी बातें बताना है। अब इसके बाद वंथियातेवन कावेरी नदी के साथ निकल जाता है इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। वो रास्ते में मौज मस्ती करते हुए जाता रहता है तो वो देखता है कि एक जगह पे कुछ लोग भीड़ लगाए हुए खड़े हैं। वो जाकर वहाँ देखता है तो 2 ब्राह्मण भगवान के अलग अलग होने पर आपस में ही लड़ रहे होते हैं। वो उनमें से एक ब्राह्मण को पकड़ता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। यहाँ वो ब्राह्मण जान जाता है कि वंथियातेवन किस लिए यहाँ पे आया। वो उसके पीछे लग जाता है क्योंकि वो काडंबर राज्य के राजा प्रवथेश्वर की पत्नी नंदनी का कोई संदेश उसके पास है। वो उस तक उसे पहुंचाना चाहता है। उधर वंथियातेवन महल के गेट तक पहुंच जाता है, लेकिन सैनिक उसे अंदर नहीं जाने देते। यहाँ वंथियातेवन उसे कहता है कि मैं राज्य के साथ काडंबर की लड़ाई में लड़ा था, लेकिन उसका मजाक उड़ाकर उसे भगा देते हैं। अब इसके बाद वंथियातेवन उन सैनिकों से लड़कर उस महल के अंदर एंटर हो जाता है। सैनिक उसे पकड़कर महाराज तक लेके जाते हैं। महाराज को जब पता चलता है कि वो चोल डायनेस्टी का सैनिक है तो उसकी आवोभगत होती है। वो वहाँ रात भर रुकता है और पता करता है कि यहाँ क्या षड्यंत्र चल रहा है। अब एक रात वंथियातेवन वहाँ के कैबिनेट्स की मीटिंग देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये लोग क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि चोल डायनेस्टी का असली राजा मधुरांतकन होना चाहिए, क्योंकि उसके पिता कंदर आदित्य ने अपने छोटे भाई सुंदर चोल को ये राज्य इसलिए दे दिया क्योंकि मधुरांतकन उस समय छोटा था। और अब 24 साल बाद वो बड़ा हो चुका है, तो कायदे के हिसाब से मधुरांतकन को ही वहाँ का राजा होना चाहिए। लेकिन सुंदर चोल ने अपने बड़े बेटे आदित्य करिकाल को वहाँ का राजा बना दिया और हम सबको मिलकर मधुरांतकन को उसका हक दिलवाना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ही मधुरांतकन भी आता है और वो उन सभी से अपने लिए हेल्प मांगता है। अगली सुबह वंथियातेवन अलवार कड़ियान को पकड़ लेता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि उस रात की बात उसके अलावा उसने भी सुना था, क्योंकि उसने देखा था कि अलवार कड़ियान रात के टाइम राजमहल की दीवारें चढ़ रहा था। वो उससे पूछता है, पकड़कर उसे धमकाता है तो वो अपनी असलियत बता देता है। वो बताता है कि वो राजकुमारी नंदनी का चचेरा भाई है और वो उसे वही पत्र देने के लिए गया था जिसकी बात वो पहले कर रहा था। इसके बाद वंथियातेवन आगे बढ़ जाता है और उसे एक राजमहल की पालकी जाते हुए दिखाई देती है। वो उस पालकी को रोकता है। उस पालकी में कोई और नहीं बल्कि महारानी नंदनी होती हैं। वो उनसे मिलता है
और झूठ बोलता है कि उसे उसके भाई अलवार कडियान ने भेजा है, क्योंकि ये पालकी तंजोर जा रही होती है। यहाँ वो पूछती है कि वो है कौन, तो वो बताता है कि वो आदित्य करिकाल का सेवक है और उसका दूत भी है। ये सुनकर नंदिनी उसे अपनी मुद्रिका देती है और वो कहती है कि कल वो राजमहल आए और उसे एंट्री मिल जाएगी, तब वहाँ बात करेंगे। इसके बाद वंध्यादेवन महल पहुँचता है और एक झूठी चिट्ठी लिखता है और मुद्रिका को दिखाकर महल में एंट्री ले लेता है। लेकिन फिर भी वहाँ का सैनिक प्रमुख छोटा प्रवथेश्वर यानी प्रवथेश्वर का भाई उसे पकड़ लेता है। वो उसे यहाँ पे आने की वजह पूछता है, तो इसके लिए वो उसे नंदिनी की अंगूठी दिखाता है। उसे देखकर वो कहता है कि ये तुम्हें किसने दिया। यहाँ पे वंध्यादेवन झूठ बोलता है कि ये उसके भाई यानी प्रवथेश्वर ने दिया है काडंबर राज्य में। अब इसके बाद वो उसे इजाजत दे देता है कि वो राजा से मिल सकता है। फाइनली वंध्यादेवन महाराज सुंदर चोल से मिलता है और वो प्रवथेश्वर के षड्यंत्र के बारे में उन्हें बता देता है कि किस तरीके से प्रवथेश्वर और बाकी के मंत्री चाहते हैं कि मथुरांतकन उस राज्य का राजा बने। इसी बातचीत के बीच में प्रवथेश्वर का छोटा भाई आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो बातों को घुमा देते हैं, लेकिन उसे शक हो जाता है। वो उसकी खातिरदारी करने के लिए लेके जाता है, लेकिन वो उसे कारावास में डालने वाला था। ये देखकर वंध्यादेवन वहां से भाग जाता है और वो भागकर पहुंचता है महारानी नंदिनी से मिलने के लिए। महारानी नंदिनी को पूरी तरीके से देखकर वो उनके रूप का मोहित हो जाता है। इसके बाद रानी नंदिनी वंध्यादेवन से अपने भाई का संदेश पूछती हैं। उधर हम देखते हैं कि प्रवथेश्वर भी महल में आ चुका है और उसके छोटे भाई ने उस राजश्री मुद्रा के बारे में उसे बता दिया है कि एक गुप्तचर आया था और उसके पास आपकी मुद्रा थी। ये सुनने के बाद प्रवथेश्वर उसे बोलता है कि मैंने किसी को मुद्रा नहीं दी। उसका भाई बोलता है कि जरूर आपकी रानी नंदिनी ने दिया होगा। उधर प्रवथेश्वर के महल में आने की खबर नंदिनी को भी पता चल जाती है। वो वहाँ से वंध्यादेवन को भगाने की बात कर रही होती है, तो यहाँ वंध्यादेवन बोलता है कि महाराज आदित्य करिकाल का पत्र है कुंदवई राजकुमारी के लिए। ये सुनने के बाद नंदिनी उस पत्र को पढ़ती है और उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ, लेकिन एक ही शर्त पे। इस पत्र का जवाब जब भी हो वो तुम मुझे लाकर दिखाना। ये बात सुनने के बाद महारानी नंदिनी उसे महल के गुप्त रास्ते से उस महल से बाहर निकाल देती हैं। प्रवथेश्वर अपनी महारानी नंदिनी से उस मुद्रिका के बारे में पूछते हैं, तो वो बोलती है कि मुझे पता है वो एक गुप्तचर है, इसलिए मैंने उसे वो मुद्रिका दी और वो जब भी वापस आएगा तो कुंदवई का क्या जवाब है वो मुझे बताएगा, और ये मैंने अपनी सोच समझ से किया है। इसके बाद महारानी नंदिनी को एक पांड्य का गुप्तचर पकड़ लेता है और वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें याद नहीं है तुमने क्या वादा किया था। यहाँ महारानी बोलती है कि उसे अपना वादा याद है और वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुप्तचरों का एक संगठन है जो कि कसम खा रहा है कि वो चोल साम्राज्य को खत्म कर देगा। ये संगठन कोई और नहीं बल्कि पांड्यों का संगठन है, जिसे ऑपरेट खुद महारानी नंदिनी करती है। उधर वंध्यादेवन राजकुमारी कुंदवई से मिलने के लिए पहुंच जाता है। वो राजकुमारी कुंदवई को देखकर भी वैसे ही मोहित होता है जैसे वो महारानी नंदिनी को देखकर मोहित हुआ था। इसके बाद वो राजकुमारी कुंदवई को सारे षड्यंत्र के बारे में बताता है, जिसे सुनने के बाद कुंदवई उसे आदेश देती है कि वो जाकर उसके दूसरे भाई पोनियाई सेल्वा को जाके मिले। उधर आदित्य करिकाल एक युद्ध को जीतता है। उसके बाद उसके दादा उसे बोलते हैं कि अब उसे वापस अपने राज्य तंजोर चलना चाहिए, क्योंकि उनका दुश्मन प्रवथेश्वर और उसकी पत्नी नंदिनी दोनों मिलकर षड्यंत्र कर रहे हैं और उसके पिता वहां अकेले हैं। आदित्य करिकाल नंदिनी का नाम सुनकर थोड़े बेचैन हो जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि नंदिनी उनका बचपन का प्यार है, जो कि अब उन्हें छोड़कर प्रवथेश्वर से शादी कर चुकी है, और इसी दर्द को भुलाने के लिए आदित्य करिकाल युद्ध में और शराब में बिजी रहता है ताकि नंदिनी उसे याद ना आए। और यहीं हमें यह भी पता चलता है कि नंदिनी के पिता को पांड्य के युद्ध में आदित्य करिकाल ने मार दिया था। इसी वजह से नंदिनी अब चोल साम्राज्य के अगेंस्ट हो गई है और वो उस साम्राज्य को खत्म करना चाहती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है श्रीलंका की तरफ, जहाँ पे हम मिलते हैं पेनियन सेल्वा यानी सुंदर चोल के दूसरे बेटे से। ये यहाँ पर एक युद्ध लड़ रहा होता है और युद्ध में जीत भी जाता है, और जीतने के बाद बौद्ध धर्म के भिक्षु उसे अशोक की राजगद्दी देते हैं ताकि वो उस राजगद्दी पे बैठकर राज करे और बौद्ध धर्म को और भी फैला सके। और वो उसे लेने से मना कर देता है और वो कहता है कि वो सिर्फ अपना जीवन चोल राज्य को ही समर्पण कर सकता है। उधर कुंदवई तंजोर राज्य पहुंच जाती है अपने पिता से मिलने के लिए। यहाँ इसका स्वागत महारानी नंदिनी करती है, जिसे कुंदवई बिल्कुल पसंद नहीं करती है। इसके बाद वो अपने पिता से मिलती है
और अपने पिता को सारे षड्यंत्र के बारे में बताती है। उधर कैबिनेट के सारे मंत्री दोबारा इकट्ठा होते हैं उस षड्यंत्र को आगे बढ़ाने के लिए। ये बात पता चल जाती है कुंदवई को। वो इस षड्यंत्र को भंग करने के लिए एक चाल चलती है और वो षड्यंत्र कक्ष के आगे पीछे घूमती रहती है। इसके बाद षड्यंत्र कक्ष में पहुंचती है जहाँ पे वो प्रवथेश्वर से मिलती है और उसे प्रणाम करती है, क्योंकि प्रवथेश्वर ने उसे बचपन में पाला था। सभा भंग होने के बाद प्रवथेश्वर को काफी क्रोध आता है। वो अपने कक्ष में पहुंचता है जहाँ महारानी नंदिनी उसे बताती है कि ये षड्यंत्र है। राजकुमारी कुंदवई ने अपने छोटे भाई यानी पेनियाई सेल्वा को बुलवाने के लिए एक गुप्तचर भेज दिया है। उधर दूसरी तरफ आदित्य करिकाल भी आकर तंजोर को 2 हिस्सों में बांट देगा और महाराज की मृत्यु का कारण आपको बताया जाएगा। ये सुनने के बाद प्रवथेश्वर को कुछ समझ नहीं आता। महारानी नंदिनी उससे बोलती है कि मेरे पास एक युक्ति है, अगर आप कहें तो मैं बताऊं। इसके बाद हम देखते हैं वंत्यातेवन पहुंच जाता है श्रीलंका पेनियाई सेल्वा से मिलने के लिए और उसके पीछे पीछे एक और जहाज आता है जिसके अंदर पांडवा के गुप्तचर होते हैं जो कि पेनियाई सेल्वा को मारने के लिए आए हैं। और ये गुप्तचर किसी और ने नहीं बल्कि महारानी नंदिनी ने अपना पुराना बदला लेने के लिए भेजा है। उधर तंजौर में महाराज सुंदर चोल की तबीयत काफी खराब होती जा रही है। यहाँ प्रमथेश्वर अपने षड्यंत्र का जाल लेके पहुंच जाता है और वो उन्हें बताता है कि आपके दोनों पुत्र सिंहासन के लिए लड़ रहे हैं। ये बात झूठ है, ये बात महाराज को पता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ प्रमथेश्वर उन्हें एक युक्ति देता है। वो कहता है कि हम अरुणमोजी यानी पेनियाई सेल्वा को एक पत्र भेजेंगे कि महाराज ने तंजौर तुम्हें वापस बुलाया है और अगर वो नहीं आएगा तो हम उसे बंदी बनाने का आदेश दे देंगे। महाराज पूछते हैं कि बंदी बनाने का कारण क्या बताओगे, तो वो बोलता है कि उन्होंने सिंघला के राज्य को अपनाने के लिए जो कि भिक्षुण उसे दे रहे थे उसने ठुकरा दिया और इसका अधिकार उन्हें बिल्कुल भी नहीं है। इस बात के लिए महाराज हामी भर देते हैं क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। इसके बाद वो कुंदवई को आदेश देते हैं कि वो नुलंब पड़ी जाकर आदित्य करिकाल को वापस लेके आए। इसके बाद जब उसके दोनों पुत्र आ जाएंगे तो वो इन सभी षड्यंत्रों को देख लेंगे। महाराज की हामी मिलने के बाद प्रवथेश्वर और महारानी नंदिनी दोनों मिलकर षड्यंत्र करते हैं और यहाँ पर सैनिकों को भेज देते हैं पेनियन सेल्वा को बंदी बनाने के लिए। ये सब होता देख महारानी नंदिनी काफी खुश हो रही होती हैं क्योंकि उनका पुराना बदला पूरा होने वाला था और चोल साम्राज्य का अब खात्मा जल्दी होने वाला था। उधर वंत्यातेवन पेनियन सेल्वा से मिलता है लेकिन वो उसकी बातों का विश्वास नहीं करता है। वो उसकी चिट्ठी छीन लेता है। इसके बाद इन दोनों के बीच तलवारबाजी होती है। इस तलवारबाजी के बाद पेनियन सेल्वा को पता चल जाता है कि वो उसी के साम्राज्य का गुप्तचर है। पेनियन सेल्वा उस चिट्ठी को पढ़ता है जो कि गुप्त तरीके से लिखी होती है। इसके बाद वंत्यातेवन पेनियन सेल्वा को लेकर पेरियार की तरफ निकलता है, लेकिन यहाँ रास्ते में ही उनके ऊपर पांडव के गुप्तचरों का हमला हो जाता है जिसे महारानी नंदिनी ने भेजा था। यहाँ पर इनके पास हथियार नहीं होता है लेकिन ये लोग लड़ते हैं। यहाँ पर एक हाथी पे बैठी एक स्त्री आती है जिसके बाल सफेद होते हैं, चेहरा जिसका नहीं दिखाया जाता है। वो इन दोनों की आकर जान बचाती और थोड़ी ही देर में वो वहाँ से लुप्त हो जाती है। वो उसके बारे में बात करते हैं कि मैंने इन्हें कहीं देखा है, लेकिन वो कहाँ चली गई ये बात किसी को नहीं पता। उधर कुंदवई आदित्य करिकाल से मिलती है और उससे सारे षड्यंत्र के बारे में बताती है। वो बताती है कि तंजौर से एक जहाज निकल चुका है पेनियन सेल्वा को बंदी बनाने के लिए। उधर तंजौर के सैनिक भी पेनियन सेल्वा को बंदी बनाने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ जो कि पांडवा पहले से ही मौजूद हैं, वो जगह जगह घूमकर पेनियन सेल्वा को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं और ये गुप्तचर वहाँ के राजा किंग महिंदन से हाथ मिला लेते हैं कि वो उसका साथ दे ताकि वो लोग पेनियन सेल्वा को मार सके। उधर पेनियन सेल्वा को ये बात पता चल जाती है कि तंजौर से सैनिक आ चुके हैं उसे बंदी बनाने के लिए, क्योंकि ये बात एक नाव चलाने वाली लड़की पूर्णिमा उसे बताती है। ये बात सुनने के बाद पेनियन सेल्वा मान जाता है क्योंकि वो उसके पिता का आदेश है कि वो बंदी बनकर वहां से जाए। लेकिन इससे पहले वो एक चाल चलता है और अपनी पगड़ी और अपने सारे राजा के जेवरात वो वंत्यातेवन को पहना देता है और वो वहां से पूर्णिमा की नाव में बैठकर तंजौर की तरफ निकलने की कोशिश करता है ताकि उसे कोई पहचाने ना और वो सुरक्षित अपने पिता तक पहुंच जाए। लेकिन यहाँ पे वंत्यातेवन के ऊपर हमला कर देते हैं पांड्य। वो उसे पकड़कर अपने सरदार के पास लेके जाते हैं। वो उसे पहचान जाता है और वो कहता है कि ये असली पेनियन सेल्वा नहीं है और वो गुस्से में उसे उस जहाज के ऊपर ही बांध देते हैं। उधर दूर से वंत्यातेवन को बंधा देखकर पेनियन सेल्वा उसकी मदद करने के बारे में सोचता है
वो उस नाव में चढ़ जाता है और पांडवा के गुप्तचरों से फाइट करता है। इसी फाइट के बीच आंधी और तूफान आने लगता है, जिसके बाद ये जहाज वहीं पर पलट जाती है, जिससे वंत्यातेवन और पेनिया सिल्वा सब वहीं पर डूब जाते हैं। तंजोर के राजमहल में खबर पहुंचती है कि पेनिया सिल्वा अब नहीं रहा, वो मर चुका है। ये बात सुनने के बाद महाराज सुंदर चोल को काफी बड़ा धक्का पहुंचता है और पेनियन सिल्वा के मरने की खबर आदित्य करिकाल को भी पहुंच जाती है। वो काफ़ी गुस्से में होता है और वो वापस आ रहा होता है तंजोर मारने के लिए नंदिनी को, क्योंकि उसे यकीन होता है कि इन सब के पीछे नंदिनी का ही हाथ है। उधर हम नंदिनी को देखते हैं, वो एक शीशे के सामने खड़े होकर एक तलवार को उठाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। और साथ ही इस मूवी के सेकंड पार्ट का अनाउंसमेंट भी हो जाता है, यानी 2023 में PS2 भी आएगी, क्योंकि लास्ट में एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है और ये बहुत ही बड़ा खुलासा होता है महारानी नंदिनी के बारे में। जो हमने देखा था एक सफेद बालों वाली औरत जिसने पेनियन सिल्वा को पांडवों के आक्रमण से बचाया था, वही औरत दोबारा उस नदी में कूद जाती है जहाँ पे पेनियन सिल्वा डूबा है। और ये औरत कोई और नहीं बल्कि महारानी नंदिनी होती हैं। अब इसके पीछे उनकी क्या मंशा है ये हमें PS2 में ही पता चलेगा। तो अगर आपको ये हिस्टोरिकल मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।